नमस्कार। इस लॉकडाउन पीरियड में बहुत सी रचनाएँ जो मुझे अच्छी लगती हैं, अपनी के अलावा दूसरी अच्छी रचनाओं का भी पाठ करने की कोशिश कर रही हूँ। व्यंग्य यात्रा के संपादक और व्यंग्य को एक बहुत अलग ऊंचाई पर ले जाने वाले श्री प्रेम जन्मेजय जी की एक रचना जो मुझे बहुत पसंद है, बर्फ का पानी। क्योंकि व्यंग्य में करुणा जब हो तो व्यंग्य क्लासिक बन जाता है और इस व्यंग्य में करुणा का जो रूप है अद्भुत है। तो प्रस्तुत है प्रेम जन्मेजय जी की रचना बर्फ का पानी। सूचना मिली कि वे मर गए हैं। बाहर जून की गर्म भरी दोपहर थी और वो मर गए थे। बाहर मुहावरे में नहीं, हकीकत में आग बरस रही थी। वे दिल्ली जैसे महानगर में मरे थे, जहाँ किसी मरे की अर्थी को कंधा देने जाने के लिए सड़क पर बार बार मरने से बचना होता है। एसी का अभ्यस्त हो चुका शरीर ऐसा अधमरा हो जाता है, लू के थपेड़े आपको अधमरा कर ही देते हैं। वैसे एक लाभ है, मरे आदमी की अंतिम यात्रा में अधमरा होकर जाया जाए तो लगता है कि आप बहुत दुखी हैं। वे दिल्ली के दूसरे कोने में मरे थे, 30 किलोमीटर दूर। ये दोनों बूढ़े पेंशनधारी हैं। पेंशन दवाई खाने में अधिक खर्च होती है, खाना खाने में कम। पर जाना तो है, वरना बिरादरी क्या कहेगी। वे अपनी अनिच्छा और बिरादरी की इच्छा से चले। टैक्सी की औकात थी नहीं, बस में धक्के खाने की हिम्मत नहीं थी, सो ऑटो ले लिया। ऑटो में लू चारों दिशाओं से वैसे ही आक्रमण करती है जैसे चिनाव में उसकी गर्मी। जो मरे थे वे जे कॉलोनी के 2 कमरों के मकान में अपने कुनबे के साथ रहते थे। जे कॉलोनी का शमशान भी निवासियों की तरह गरीब होता है, न पंखा और न बैठने का उचित स्थान। लाश को निपटाने का मन करता है। पौष कॉलोनियों का शमशान भी पौष होता है। यहाँ बार बार मरकर आने का दिल करता है। शव यात्रा में आई सुंदरियों से शोभा भी बढ़ जाती है। जमीन पर बिछी दरियों पर बैठे सहमे से विवश लोग धूप की तेज़ी को रोकने के लिए, अपनी मौत को रोकने को विवश, किसी गरीब किसान सा तना शामियाना। थके हारे दोनों बूढ़े पेंशनधारी पानी के 2 गिलास गटक कर गर्म शामियाने के अंदर बैठ गए थे। कैसे मरे, क्या हुआ था, यह सब कैसे हो गया, कल तक तो ठीक थे, जैसे प्रश्नों के बाद एक चुप्पी। अब कोई कितनी देर तक मरे आदमी की बात करे। ताज़ा मौत हुई थी और शव अभी पड़ा था, इसलिए आवाज़ ऊंची नहीं उठ सकती थी। बड़ी लड़की हरिद्वार में रहती थी, उसे तार दे दिया गया था। शव बर्फ़ की सिल्लियों के बीच रखा हुआ था। इतनी तेज़ गर्मी में 4-5 घंटे भूखे रहना तो संभव था, पर सूखते गले को सहना कठिन था। एक टब में पानी भरकर बर्फ़ डाल दी गई थी। गिलासों को धोने, उन्हें रखने उठाने की आवाज़ चुप्पी को तोड़ रही थी। कभी कभी पानी की चाह में अपराध बोध सी ग्रस्त जैसी आवाज़ें बिखरी हुई थीं। औरतों के बीच घिरी शव की पत्नी का विलाप अब हिचकियों में बदल गया था। बड़ी लड़की के इंतज़ार में लोग धूप में जल रहे थे। प्रतीक्षारत लोगों को मरने वाले के मरने का दुख कम हो रहा था और लड़की के अब तक न आने का कष्ट बढ़ रहा था। उदासी बेचैनी में बदल रही थी। बहुत देर तक ज़मीन पर घुटने मोड़ कर ना बैठ पाने वाले दर्दिया रहे थे। बदरसियों को चुप्पी खल रही थी। धीरे धीरे लोगों ने परिचितों के पास सिमट कर फुसफुसाहट में बतियाना शुरू कर दिया। लाश बर्फ में लिपटी पड़ी थी। गर्मी के कारण पीने का पानी कम पड़ रहा था। उम्मीद नहीं थी कि इतना इंतज़ार करना पड़ेगा। हरिद्वार से टैक्सी दिल्ली के बॉर्डर तक तो ठीक आई, पर दिल्ली में घुसते ही जाम में फंस गई थी। सबके हृदय गर्मी की लू के कारण स्तब्ध थे। दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दे रहा था, जैसे चुनाव हारी पार्टी के कार्यालय में दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आता है। बूढ़ा बोर हो रहा था, वह बहुत जल्दी बोर हो जाता है। वैसे भी यह समय उसके पसंदीदा सीरियल का था। अचानक उसने 2 बच्चों को दौड़कर अपनी तरफ आते हुए देखा। उसने अपने ध्यान को इनकी ओर लगा दिया। दोनों में जैसे पहले पहुंचने की होड़ लगी हुई थी। एक 12-14 वर्ष का होगा और दूसरा 7-8 वर्ष के लगभग। उस भीषण गर्मी में न जाने किस उम्मीद में वे इस ओर भागते आ रहे थे। बड़ा लड़का पहले पहुंचा था। उसने जैसे ही शव को बर्फ की सिल्ली पर पड़े देखा, सहम कर रुक गया। उसने अपने सिर पर हाथ रख लिया था। छोटा भी पहुंच गया। उसने प्रश्नवाचक आंखों से बड़े की ओर देखा।
बड़े लड़के ने छोटे का हाथ उसके सिर पर रख दिया। दोनों के चेहरे बता रहे थे कि उन्होंने कुछ अनहोना देखा है। वे किसी उम्मीद में दौड़ते हुए आए थे। शायद शामियाना लगा देखकर उन्होंने सोचा होगा कि कोई शादी ब्याह है। दोनों भागने के कारण हाँफ रहे थे। बड़े ने निक्कर और कमीज़ पहनी थी, छोटा केवल निक्कर में था। दोनों नंगे पैर थे और सिर पर हाथ रखे अब भीड़ को घूर रहे थे। नंगे पैर जलने लगे तो दोनों छांव में खड़े हो गए। उनके लिए वहां रुकना आवश्यक नहीं था, परंतु शायद एक आतंकपूर्ण विवशता थी या फिर इतनी धूप में दौड़कर आने के कारण वे वापस लौटने का साहस खो चुके थे। आते समय तो कुछ मिल जाने की उम्मीद थी, परंतु जाते समय छोटे लड़के को शायद प्यास लगाई थी। वह धीरे धीरे पानी के लिए उस ओर बढ़ रहा था जहां पानी का टप पड़ा था। वहां पहुंचकर उसने हथेलियों से ओक बनाकर पानी मांगा था, परंतु उस अधनंगे विभत्स बच्चे को सामने देखते ही वहां खड़े सज्जन ने उसे डांट दिया था। प्यास की विवशता में जब छोटे लड़के ने दोबारा पानी मांगा तो वे सज्जन दांत पीसते हुए उसे मारने को दौड़े से थे। बर्फ का ठंडा पानी बैठे हुए लोगों के लिए था, न कि उस आवारा लड़के के लिए। छोटा लड़का विवश निराश सा बड़े के पास खड़ा हो गया था। उसके होठ सूख रहे थे और वह उन्हें बार बार जीभ फेर कर तर कर रहा था। इस बीच प्रतीक्षा खत्म हो गई थी। बेटी आ गई थी। शव को नहलाने के लिए उसे बर्फ की सिल्लियों में से निकाला गया। बर्फ की सिल्लियों को पास की सूखी नाली में लुढ़का दिया गया था। छोटे लड़के ने जीभ से एक बार फिर होठों को तर किया था। राम नाम सत्य की आवाज़ से अर्थी उठी। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। एक निष्प्राण देह जीवित लोगों की बिरादरी से उठ रही थी। तभी बूढ़े ने उस छोटे लड़के को देखा। वह नाली में फेंकी गई बर्फ का एक टुकड़ा उठाकर चूस रहा था। उसका दूसरा हाथ उसके सर पर था। बड़े ने उसे डांटा, फेंक इसे, ये मुर्दे की बर्फ है। छोटे ने चूसते हुए कहा, बर्फ जूठी थोड़े होती है। नमस्कार।